हाय, हाउ आर यू ऑल? तो हम लेक्चर 2 शुरू करते हैं बेसिक मैथ का। अब तक हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर को टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करते हैं वो अब हम अगर हमें नेगेटिव एंगल गिवन हो, मेट्रिक फंक्शन फॉर नेगेटिव एंगल। अब ये क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यानी कि माइनस थीटा, यानी कि कुछ अगर आपको कहीं पे आगे जाके फिजिक्स में हम जब पढ़ेंगे तो कई बार जैसे लेट्स सपोज आपको आ गया साइन माइनस थीटा निकालना, तो वो इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के। कई बार आ गया आपको कोस माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा के इक्वल। और टेन माइनस थीटा होता है जी माइनस टेन थीटा के इक्वल। और ये बिल्कुल मत सोचना कि क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, तो जो साइन पे एप्लीकेबल है वही कोसेक पे एप्लीकेबल होगा। जो कोस पे ये रूल लग रहा है ये सेक पे भी, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो वो दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है, तो वो उतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड है। साइन कोसेक से रिलेटेड है, कोस सेक से रिलेटेड है। अब जैसे सवाल आ गया, हमको पूछ लिया गया बच्चे कि बताओ जी कॉस -60 की वैल्यू बता दो। हमसे पूछ लिया गया कहीं निकल के -10 -30 की वैल्यू बता दो। साइन -30 की वैल्यू बता दो। तो मुझे तो एक बात साफ साफ समझ में आती है कि कोस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है जी, मुझे पता है ये माइनस तो अलग ही है। मुझे पता है टेन -30 यानी कि टेन माइनस थीटा टेन -10 थीटा होता है माइनस साइन 30। मैं तो ये रूल लगाऊंगा, देख रहे हो आप? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 30 है तो 30 रख लिया। अब इसको थोड़ा सा आगे चलाओ बच्चे। कॉस 60 की वैल्यू वो होती है जो साइन 30 की होती है, यानी कि 1/2। वैल्यूज तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। वो टेबल जो पिछले क्लास में हमने कराई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन 37 का एंगल आपको याद करना है, 53 याद करना है, 30 याद करना है, 60 याद करना है। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि 2 साल तो आप यूज करने ही वाले हो बहुत सारी जगह। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/√3 विल बी इक्वल्स टू माइनस के 1/2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि नेगेटिव एंगल कहीं सवाल में निकल के आ जाए तो हमें उसको कैसे डील करना है। ठीक है जी, ये बेसिक मैथ आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप आगे आने वाले जितने भी आप कैलकुलेशन करें उस कैलकुलेशन में जब चीजें निकल के आए तो आप इजिली कर पाए। एक अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। जैसे कि होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है नहीं होता? ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन है। तो ये मतलब सब यूनिट है, कन्वर्जन कह रहा हूं मैं। ये कन्वर्जन तो है ही, लेकिन ये मीटर हो गया, ये इसकी सब यूनिट होगी। तो दोनों बराबर, बात तो बराबर ही है। ऐसे ही सिमिलरली 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। ये मिनट का साइन होता है, ये ऐसे मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मिनट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेकंड को यहाँ पे। तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। अब इसको आप, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डू नॉट कंपेयर विद क्लॉक। ये क्लॉक का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये कन्वर्जन है। जैसे ये कन्वर्जन है, जैसे कि कन्वर्जन का मतलब क्या, एग्जांपल लेता हूं आपके, तब समझ में आएगा। जैसे मान लो आप 22.5 डिग्री को लिखना चाहते हैं। ठीक है, मिनट सेकंड में एंगल लिखना चाहते हैं आप, क्योंकि आपको जब छोटे एंगल होंगे तो मिनट सेकंड में ही दे रखे होंगे। क्लियर है? तो 22.5 डिग्री को कैसे लिखा जाएगा? 22 डिग्री तो ठीक है। अब जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। तो इंटू
1 डिग्री में 60 मिनट, तो 0.5 में कितने होंगे, इंटू मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 60 मिनट की। तो ये कितना हो गया, 22 डिग्री प्लस कितना आ गया जी यहाँ से, 30 मिनट। तो आपका जो एंगल कन्वर्ट होकर जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, 22 डिग्री 30 मिनट। तो इसका मतलब भी वो ही है जो इसका मतलब था, यानी कि 22.5 डिग्री को आप ऐसे, कोई आपसे कह दे कि भैया ये इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का एंगल 22 डिग्री 30 मिनट बन रहा है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि वो कितने एंगल की बात कर रहा है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। जैसे कि और एक और कन्वर्जन देख लेते हैं थोड़ा सा और अच्छा सा। जैसे मान लो 22.52 डिग्री का कन्वर्जन करना है, तो 22 डिग्री तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, जो डेसिमल वाले पार्ट को हम लिखते हैं, तो डेसिमल वाले पार्ट को कैसे लिखोगे आप, 0.52 इंटू 60, ये मिनट हो गया जी। तो ये कितना आया निकल के, प्लस ये आ गया 6 दूनी 12, 2 6 पंजे 30 और 1 31.2, कितने मिनट आ गया। अब आपको डेसिमल पार्ट खत्म करना है, तो डेसिमल पार्ट को फिर आप खत्म करोगे, तो ये हो जाएगा +31 मिनट प्लस 0.2, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये टोटल बन गया 22 डिग्री 31 मिनट प्लस कितना हो गया जी, ये 12 सेकंड। तो अब आप एंगल को कैसे लिखोगे, इसको 22.5 डिग्री 52 डिग्री का मतलब है 22 डिग्री 31 मिनट 12 सेकंड, ऐसे भी आप एंगल लिख सकते हो। तो अब आपको पता होना चाहिए, लेट्स सपोज आपसे आपसे कह दिया किसी ने कि भैया 10 मिनट का एंगल बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने हो गया, 1/60। तो अब आपको 10 इंटू 1/60 यानी कि 1/6 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको पता होना चाहिए कि अब वो हमसे कह क्या रहा है। तो इसलिए ये आपको सारा बच्चे कन्वर्जन सिखाया गया है। तो आप ये जो सारी चीजें जो कन्वर्जन है, आगे लैंग्वेज में कैसे पूछा जाएगा, वो सारी बातें बेसिक मैथ के जरिए हम सीख रहे हैं। क्योंकि वैसे तो नीट का बच्चा मैथ्स तो पढ़ता नहीं है, तो मैथ्स हमें इसलिए बेसिक मैथ में हमें वो सारी बातें सिखाई जाती हैं जो फिजिक्स में जितनी जितनी हम यूज करेंगे, उससे ज्यादा ना हमारी आती है ना हमें सीखनी है। देखो जी, अब आगे चलते हैं। अगली चीज हम बात करेंगे, जैसे कि मान लिया हमसे पूछ लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ऐसे सवाल दिया, जो थीटा है वो लाई कर रहा है 0 π/2 के बीच में। ठीक है जी, आपसे पूछ लिया गया फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ। साइन थीटा तो ऑलरेडी है, मतलब आपको कॉस थीटा बताना है और जी टेन थीटा बताना है। साइन थीटा आपको गिवन है, ये सवाल है। साइन थीटा आपको गिवन है, कॉस थीटा और मान लो साइन थीटा आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करोगे। आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपको याद हो तो ये हमारा क्वाड्रेंट है, मतलब 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया हुआ है बच्चे। ये कौन सा है बच्चे, फर्स्ट। ये कौन सा है बच्चे, सेकंड। ये कौन सा है बच्चे, थर्ड। ये कौन सा है बच्चे, फोर्थ। समझ रहे हैं आप, यानी कि पहला 0 से π/2, फिर π/2 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये क्वाड्रेंट हो गया। अब ये क्या कह रहा है, 0 से π/2, यानी कि इसकी बात कर रहा है, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो गिवन एंगल है, ये यहां लाई कर रहा होगा इस क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, अब इस क्वाड्रेंट में अगर ये लाई कर रहा है, तो आपको जो cos थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर आपसे cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पूछी गई है, ये सवाल है। बहुत आसान भाषा में मैंने समझा दिया आपको। तो अगर मैं sin थीटा की 1/2, इस वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं नहीं होते हैं, ASTC, याद है आपको ASTC, ऑल पॉजिटिव। तो टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी बनेगी, एंगल कितना बनेगा, सबकी पॉजिटिव होती है, और साइन थीटा 1/2 कितना हो जाएगा जी, 0 से 90 के बीच में ही वैल्यू रहेगी, तो सिंपल है, तो थीटा विल भी आ जाएगा आपका 30 डिग्री।
ठीक है, तो जी cos 30 और आपको निकालना है जी tan 30, वो आप इजीली बता दोगे। ये सबसे बेसिक सवाल है, यहाँ बच्चे को कोई ना दिक्कत होती है ना कोई कंफ्यूजन होता है। tan 30 यानी कि 1/√3, ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत बेसिक सा सवाल है। ठीक है, आपको पता ही है यहाँ यहाँ सबकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो देखो पॉजिटिव है। एंगल कितना बन रहा था? 30 डिग्री। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉब्लम लेते हैं हम, थोड़ी अच्छी सी प्रॉब्लम। उसमें थोड़ा आपको समझ में आएगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। जैसे आपको कह दिया tan θ विल बी इक्वल्स टू 3/4, लेकिन इस बार बच्चे जो आपको दिया कि ये जो tan θ है ये लाई कहाँ कर रहा है? बिटवीन 3π/2, या आप इसको कह लो, हाँ, 3π/2, 270 बन गया ना। ठीक है, तो जी आपसे अब क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि अल्टीमेटली आपसे पूछा गया है साइन थीटा और कॉस थीटा की आप इन दोनों की वैल्यू बता दो जी। अब बच्चा यहाँ क्या करता है, वो सीधा tan θ, कई बच्चे तो क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो सीधा क्या करेंगे, अच्छा tan θ ही लिखा हुआ है तो थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/4 यानी कि 37 डिग्री। नो डाउट ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन सवाल ही ये है, ये सवाल है। अगर आप देख पा रहे हो ये है सवाल। सवाल क्या कह रहा है आपसे, आप ध्यान से देखो, ये सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि आपसे पूछा कौन सा क्वाड्रेंट गया है, ये यानी कि 180 है, ये आपका 270 है, तो आपसे थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है वो। जो आपको एंगल गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल गिवन है, तो आपको ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी कितनी वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा, और वो थीटा आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। थीटा कौन सा थीटा है? थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि क्या कहने का क्या मतलब है, फिर से समझाता हूं, समझो बात को। जितनी बेसिक बातें आप समझना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आप बेहतर बनते चले जाएंगे। ये फर्स्ट है, ये बच्चे सेकंड है, ये बच्चे थर्ड है। कोई भागने की जल्दी नहीं है, आराम से सीखो, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे के पास पूरे 2 साल होते हैं, तो जितने आराम से आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर करते जाओगे आप उतने ही कंफर्टेबल होते जाओगे। पहले बेसिक तो सीखो, बड़ी बड़ी बातें तो बाद में ही सीखोगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ, ये 0 से 90 होता है, ये 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये कॉमन बात है। सवाल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो ये थीटा है, अल्टीमेटली मुझे थीटा ही तो निकालना है, लेकिन थीटा किस क्वाड्रेंट में है? मैं कह दो, आपने निकाल लिया कि थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 37 डिग्री तो यहाँ लाई करेगा ना, यहाँ तो पूछा ही नहीं गया। पूछा यहाँ गया है, यहाँ पूछा गया है कि एंगल कितना बनेगा, यानी कि ये मेरा रेफरेंस होता है, मैं यहां से शुरू करता हूं, तो वो इस क्वाड्रेंट में ये कितना एंगल हो कि इसकी वैल्यू ये आ जाए। अब आप खुद सोचो, देखो इसने कितनी कितनी चतुराई से दिया है ये। कैसे? जैसे थर्ड क्वाड्रेंट है, तो मुझे पता है कि ये होता है ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी, सिंपल सी बात है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव दे रखा है अपने आप ही, दे रखा है नहीं दे रखा है, यानी कि, और 10 इस वाली लाइन से अगर मैं स्प्लिट करता हूं, अगर मैं लिखता हूं 10, अगर मैं लिखूं, अब मुझे इसका एंगल निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा? 10, 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 3/4, यही बनता है नहीं बनता है भाई? 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में tan θ होता है नहीं होता है? क्योंकि 10 पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये तुम्हारा जी कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये सीधा ही मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर 3/4 है, तो 10 180 प्लस 37 विल बी इक्वल्स टू 10 37। क्या ये मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आप ये बता दो।
अगर इस क्वाड्रेंट में मैं 10 180 प्लस 37 लिखूं तो क्या प्लस 10 37 आएगा? और प्लस 10 37 की क्या वैल्यू 3/4 होगी? अरे होगी या नहीं होगी? 3/4 होगी या नहीं होगी? और यही तो मुझसे पूछा गया है, यानी कि ये जो एंगल गिवन है, ये एंगल कितना गिवन है? थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 प्लस 37 गिवन है। 37 नहीं, 180 प्लस 37, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है हमें। यानी कि 180 में और 270 के बीच में क्या वैल्यू हो जिसका आंसर 3/4 आए। अब ये वाला एंगल मुझे इन सब में पुट करना है। करो जी, अब देखो, ये आ गया जी तुम्हारा साइन 180 प्लस 37 कोस 180 प्लस 37। ठीक है जी। ये साइन 180 प्लस 37 कितना हुआ? ऐड शुगर टू कॉफी, याद करो, ऐड शुगर टू कॉफी। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में खाली 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका और एंगल सेम रहता है, तो इसको माइनस साइन 37 लिख दिया, इसको माइनस कॉस 37 लिख दिया, इसकी वैल्यू -3/5, इसकी वैल्यू -4/5। आंसर। ठीक है जी, ये 5 है, सॉरी, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये बड़ा सोचने साचने वाला काम हो गया कि सर ये सोचेंगे, इतना सोचना तो आपने सिखा दिया, ठीक है। अब ऐसा कुछ तरीका भी है कि सर सीधा ही लिख दो, सीधा भी लिख सकते हैं, वो भी दिमाग लगा के लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो भाई, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? अब सेकंड अप्रोच सीखते हैं। देखो, थोड़ी सी फास्ट अप्रोच है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होता है? रेशियो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का ही होगा। तो अगर ये थीटा है तो 3/4, ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा जी? 5। ये बात तो फिक्स है, पाइथागोरस थ्योरम लग के ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये आने वाला है 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। 9 प्लस 16 कितना बनेगा जी? 25 का अंडर रूट 5 आएगा। तो ये बात सत्य है। अब दूसरी बात बताओ आप मुझे। पहली बात तो ये होगी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहां से मैं साइन कोस थीटा का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। दिक्कत माइनस साइन की तो पड़ेगी। अब आ जाओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल गिवन है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस तो क्या होता है? नेगेटिव। तो सीधी बात मुझे पता है ना, मैं सीधा लिख सकता हूं ना, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लूंगा, वैल्यू ट्राइंगल से निकाल लूंगा, तो वैल्यू क्या बनेगी? 3/5 और -4/5। आंसर। खत्म सवाल। यानी कि ये मुझे इतना बड़ा जो मुझे सोचना पड़ा है वगैरह वगैरह, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि अच्छा ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यहीं से आता है ना, तो मैं थीटा 3/4, ये मेरी हाइपोटेनस आ जाएगी। ये वाला मुझे बता रहा है किस क्वाड्रेंट में निकालना है, उससे मुझे साइन पता चल जाएगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या ये चीजें, मुझे लगता है कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी, आपका थोड़ा सा आसान। तो मैं इसको लिख भी देता हूं कि इस सवाल में हम क्या अप्रोच लगाएंगे। तो हमने अप्रोच क्या लगाई, इसको अगर हम लिखें, ASTC जो रूल है आपका, ठीक है जी, यहां से तो साइन देख लो, सिंपल, पहली बात। दूसरी बात बच्चे, क्योंकि अल्टीमेटली वहां से क्वाड्रेंट से तो हमें पता चल ही जाएगा ना कि इस क्वाड्रेंट में तो कौन एंगल पॉजिटिव कौन एंगल नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये सिंपल सी बात है, साइन की वैल्यू क्या होती है, कोस की क्या होती है। और दूसरी बात, अगर मुझे मैग्नीट्यूड की बात करनी है, सिंपल कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड में तुम्हारा कहां से देख लूंगा? ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना के देख लूंगा। क्योंकि ट्राइंगल के अल्टीमेटली रेशियोज ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस सवाल को बहुत इजीली, बहुत फास्ट सॉल्व कर सकता हूं। जैसे कि एक और एग्जांपल, अब हम एक और, मान लो हमें क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखो जी। मान लो अगला क्वेश्चन है, देखो, जैसे हमें सवाल दे दिया बच्चे कि sec थीटा विल बी इक्वल्स टू -5/3, दे दिया। अब इसने कहा थीटा
ऐसे लिख दिया, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट दे दिया, तो सीधी सी बात है सेक की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही आने वाली है, तो सवाल एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद कह रहा है कि अब आप साइन थीटा और टेन थीटा जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू बता दो। आप कहोगे ठीक है भैया बता देंगे, कौन सी मास्टर ने सिखाया था कि पहले ये बना लो, ASTC ऐसे लिख लो। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड, यहां लिख लो सेकंड। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ऑलरेडी गिवन ही है। आप क्या करो, ट्रायंगल बना लो, ये बनाना जरूरी है। ये थीटा है, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, ठीक है, यानी कि ये 5 है और ये 3 है। यानी कि तुम्हारा कोस सेक, ये कोस होता है B/H, यानी कि सेक क्या हो जाएगा H/B, यानी कि H कितना हो गया 5, हाइपोटेनस बेस कितना हो गया बच्चे 3। बिल्कुल सही बात है। अब आपको ये वाली अगर निकालनी है, ये वाली, तो पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका पी आया। ये कितना आया बच्चे 25 माइनस 9, कितना आया बच्चे 16, 4, ये पी आ गया, यानी कि ये आ गई वैल्यू 4। ठीक है बच्चे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट से साइन उठा लो, प्लस मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4/5। सिमिलरली टेन थीटा क्या आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। कोई सोचने की जरूरत नहीं है किस एंगल में लाई करेगा, थीटा कितना होगा, कैसे निकालूं। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जिस बच्चे का दिमाग तेज चल रहा होता है वो तो तुरंत सोच लेगा, अच्छा सेक की वैल्यू कितनी है -3/5, यानी कि कोस क्या हो जाएगा, वो तो ऐसे सोच लेगा सीधा, कोस क्या हो जाएगा -3/5, यानी कि कोस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये कितनी किसकी वैल्यू होती है कोस की 53 की, अगर आप देखते हो तो वो तो सीधा कर लेगा ऐसे, कोस 180 माइनस 53, यानी कि माइनस कॉस 53, तो ये वैल्यू -3/5 बनेगी। तो किस एंगल की बात कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, 137, ये थीटा है, वो आप पुट करोगे यहाँ पे, तब आपकी वैल्यू सेम आएगी। अब उस सारी चीजों से बचने के लिए ये बेस्ट तरीका है कि भैया यहां से साइन देख लो और यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो वो सोचने वाली कोई झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो आपके दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है। हालांकि मैं ये कहूंगा आपसे सोचना दोनों तरीके से आना चाहिए, उससे तुम्हारी चीजें बेहतर होंगी, माइंड शार्प होगा। अब थोड़ा आगे चलता हूं मैं, और कुछ कुछ बातें अपन करते हैं। थोड़ा सा अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हमारे काम के हैं और 2 साल आपके काम आएंगे, वो फॉर्मूले मैं आपको लिखवाता हूँ, याद होने चाहिए आपको, ऐसे बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। और जब आप लगातार क्वेश्चन करेंगे, आप जिस भी अपनी जो भी रेस्पेक्टेड कोचिंग होगी उसका आप मॉड्यूल बना रहे होंगे, या मार्केट से किताब खरीद के मॉड्यूल बना रहे, कोई किताब आप कर रहे होंगे, तो उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, हो जाएंगे। पर मैं इतना आपका कवर कर दूंगा चीजें कि आपको हर एक बात समझ आ रही होगी, कैसे मुझे सवाल अटेम्प्ट लेना है, कैसे मुझे करना है। ये आप जब ये वीडियोस पूरे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी और बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक फिजिक्स की, मैं ये नहीं कहता कि आपको, लेकिन मैं पूरी कोशिश ये कहूंगा, और ये मैं दावे के साथ कहूंगा कि आप अपना 80% किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल है या आप, वो आप बना पाएंगे और एक बेहतर चीजें सीख पाएंगे। बाकी तो लर्निंग प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये वीडियोस जो देख रहे हैं इनको देख के ही आप सब कुछ सीख लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बेस्ट बनना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता, उम्र खत्म हो जाती है। तो लेट मी स्टार्ट। पहली चीज, पहला बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है बच्चे, वो होता है साइन A+B। जितने धीरे से मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उतने ही आराम से अगर सीखते रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद हम मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन करेंगे, मतलब मिक्स टाइप क्वेश्चन करेंगे सारे। तो एक वीडियो वो मैं मिक्स क्वेश्चन की अब डालूंगा,
और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मैं ये आपका पूरा 11th और फिर 12th, आप इस एक ट्रस्टेड ये चैनल है जिस पे आप आएँ, आप पढ़ें और आपका इम्प्रूवमेंट हो, बस यही मेरा टास्क है थोड़ा। कोस ए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बच्चे। दूसरा बच्चे, साइन ए माइनस बी बच्चे, तो साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। याद करना बहुत आसान है, देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस, खत्म। अगली बात, तीसरा, कॉस ए प्लस बी, फोर्थ कोस ए माइनस बी, इसको देख लो जी, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो साइन वाले में सेम साइन, कोस वाले में ऑपोजिट साइन, ठीक है जी। अब फिफ्थ वाले की बात करते हैं, टेन ए प्लस बी और सिक्स हो गया आपका टेन ए माइनस बी। टेन ए प्लस बी यानी कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन बी। टेन ए आपको दिख गया होगा, तो वो उसमें तो एक में अगर ऐसा है तो साइन फिर उल्टे ही होने हैं, तो बिल्कुल सही बात है, टेन ए टेन बी। ठीक है जी, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। यूज कैसे करेंगे वो अभी हम वैल्यूज निकाल के सीखेंगे, यूज करना भी सिखाऊंगा। तो कुछ रिडक्शन फॉर्मूले हैं, पहले वो लिख देता हूं मैं। ठीक है जी, या इनको हम हाफ एंगल फॉर्मूले भी बच्चे कह देते हैं, रिडक्शन फॉर्मूले या फिर हाफ एंगल फॉर्मूले। अब सर ये क्या बला आ गई, कुछ नहीं है भाई, साइन टू ए होता है टू साइन ए कॉस ए। अब आपके दिमाग में आता जा रहा होगा सर ये क्या याद करने लग रहे हैं, इनको कैसे यूज करेंगे, सिखाऊंगा भाई, टेंशन ना लो, एक बार देख लो। फिर हो गया तुम्हारे पास कोस टू ए, कोस टू ए का फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन। और ये चीजें तुम्हारी रट जाएंगी क्योंकि ये इतनी बार आएंगी, इतनी बार आएंगी कि आप कहोगे कि सर ये तो अब उंगलियों पे होगी। माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये तीन फॉर्मूले इसके हैं, ये वाले। ठीक है, देखो हाफ एंगल मतलब टू ए था, ए हो गया, टू ए था, ए हो गया। इनको लिखने वाले बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको लिखने, अब हाफ एंगल है ना, हाफ हो रहा है ना एंगल, अब आपको क्या याद रखना है, कोस टू थीटा इज इक्वल टू ये हाफ हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि कोस थीटा का फॉर्मूला लिखो, तो आप क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बोल दिया जाए कि कोस थीटा बाई टू का चेंज करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई फोर। ये रटना नहीं है कि यही होता है, ये मतलब एक आइडेंटिटी है अब हाफ एंगल, कि एंगल हाफ हो जाता है। आपको लिखना पड़े इसको कोस टू थीटा बाई टू यानी कि टू कोस स्क्वायर थीटा बाई फोर माइनस वन, एंगल हाफ हो जाता है, तो मैंने एंगल हाफ कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा, एंगल हाफ कर दिया, तो इसलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बोल देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये हम सवाल में आइडेंटिटी में यूज करते हैं, जो हमें चाहिए हम उसी के हिसाब से अपने फॉर्मूले को चेंज करते हैं। आगे फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी बातें, मैं क्या बातें बोल रहा हूं। अभी बेसिक पे आ जाते हैं, बिल्कुल जैसे मुझे वैल्यू निकालनी। मेरे पास सवाल आ गया जी, लेट्स सपोज साइन 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, ये 22.5 है, 22.5 का दो गुना कितना होता है जी, 45। अब 45 डिग्री की तो वैल्यू पता है और ये अननोन है, तो इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। तो अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला, ध्यान से देखना, और अब मजेदार बात क्या है, ये लूं या ये लूं सर, अरे भाई
ये वाला आपको 45 में कन्वर्ट करना है। अगर आप साइन 45 ले लेंगे, अगर आप ऐसे ले लेंगे, साइन 45 विल बी इक्वल्स टू 2 साइन 22.5 कोस 22.5। तो ये तो दो अननोन आ गए भाई, आपने दो अननोन बना दिए। मुझे तो ये निकालना है, इसकी तो निकल जाएगी वैल्यू, इसकी कहां से निकालोगे? तो इसका मतलब ये तो मैं यूज कर नहीं सकता। ये आपको लिख लिख के ही पता चलेगा कि अच्छा क्या यूज नहीं कर सकता। अब यानी कि अगर मैं सर कोस 45 की वैल्यू यूज करूं, तो अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी कोस 22.5 बन जाएगा 22.5। यानी कि हाँ, इसमें से कोई यूज कर सकता हूं। तो मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है साइन की वैल्यू, तो साइन वाली टर्म ले लूंगा। सो 1 - 2 sin² 22.5 डिग्री। तो ये कितना हो गया जी? 1 माइनस, सॉरी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 इज इक्वल टू 1 - 2 sin² 22.5 बच्चे। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 2 sin² 22.5 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 - 1/√2। सो sin² 22.5 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2 -1/2√2। ठीक है जी। फिर साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आई √1/2 -1/2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बात नहीं, और थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें आसान हो जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, मान लो आपको वैल्यू निकालनी आ गई cos 75 डिग्री। ये आपको वैल्यू निकालनी आ गई। चलो, अब बच्चे कहेंगे कि सर सीधा सा दिमाग में आ रहा है 45 दूनी 150, क्योंकि आधा तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो सर कुछ कुछ तो दिमाग में आ रहा है कि कुछ कुछ तो हो सकता है। फिर दूसरी, ये 75 के करीब है, तो 75 के करीब को आप क्या सोच सकते हो? इसका आधा कितना होता है? 37.5 समथिंग ऐसे बनेगा। लेकिन आप 37, अप्रोक्सीमेटली 37 आप इसको कर सकते हो। तो अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली 37 कर सकते हो, तो आधे वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? देखो ध्यान से देखो। यानी कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ एंगल में सीधा कन्वर्ट करके? cos 75 विल बी इक्वल्स टू 2 cos² 37 -1। और cos 37 की तो वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है जी? जो sin 53 की वैल्यू होती है। भूल भी जाओ तो आप एक याद कर लो, sin 37 कितना होता है? 3/5। sin 53 कितना होता है? 4/5। तो जो 53 की वैल्यू होती है वही cos 37 की वैल्यू होती है, रख ली मैंने। यानी कि 2 × 16/25 -1, यानी कि 32 - 25/25 विल बी इक्वल्स टू 7/25 आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। या कुछ बच्चे कैसे करेंगे, इसको 150 ले जाएंगे। निकालने के और भी तरीके हैं। कैसे? देखो जी, ये तो थोड़ी मुझे सीधा वैल्यू पता चल गई। अब बच्चे क्या करेंगे? कंफ्यूज होते रहेंगे। भाई कंफ्यूज नहीं होना। ये 150 है, इसका डबल 150 हो जाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे? सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos 150 2 cos² 75 -1। हाँ लिख लो भाई। cos 150 की सर निकाल सकते हैं हम 90 + 60 करके, या 180। तो इसको निकाला जा सकता है 180 - 30 विल बी इक्वल्स टू 2 cos² 75 -1। cos 180 - 30 cos से डिवाइड कर रहे हो, फिर से सोच लो। ऐसे बना लेते हैं, एड शुगर टू कॉफी। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। कोस क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव। और कोस से, अगर कोस 180 से ब्रेक किया है ना, 180 - थीटा, तो कोस का कोस ही रहता है, तो -cos 30। तो वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? अब वो पुरानी बातें तुम्हें सारी लेक्चर 1 वाली याद होनी चाहिए। 2 साल के लिए तो एटलीस्ट, अगर डॉक्टर बनना है आपको तो। ठीक है जी। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है जी? √3/2। 2 cos² 75 -1।
सो कोस 75 बच्चे will be equals to 1 minus root 3 by 2 into 1 by 2 का अंडर रूट, यानी कि cos 75 की वैल्यू आ जाएगी 1 by 2 माइनस रूट 3 by 4। तो इसके बहुत सारी फॉर्म है, ठीक है। आप इसको दूसरा और कैसे निकाल सकते हो, ऐसे तो निकाले, और ये सब की जब आप फाइनल कैलकुलेट करोगे ना 7/25 की वैल्यू जो आएगी, जो इसको सॉल्व करके आएगा, सब सेम आने वाली है। ये आपको दिख अलग अलग रहा है लेकिन सब सेम आने वाला है। फिर इसी सवाल के अंदर कई बच्चे, किसी बच्चे का निकालने का तरीका वो क्या सोचेगा, वो तुरंत सोचेगा सर ये तो 45 + 30 करके लिख सकते हैं cos a + b। सही बात है एकदम। एक बच्चे ने तो ऐसे सोच लिया, दूसरे बच्चे ने ऐसे सोच लिया, तीसरा बच्चा कैसे सोचेगा? तीसरा बच्चा आएगा और वो कहेगा सर cos 75, सर ऐसे भी तो लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ लिख ले भाई, a + b। सर ये तो cos a cos b आपने सिखाया था, माइनस साइन ए सर साइन बी, ये तो सिखाया था आपने। मतलब हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, यानी कि सर cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30, बिल्कुल सही बात है। ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, तो ये तो सर आ गया √3 माइनस 1/2 √2। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चा किस में कंफ्यूज है? बच्चा ये सोच रहा है ये वैल्यू 7/25, ये आ रहा है, ये आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। ऑप्शन सर ये दे रखा है। तो भाई कोई बात नहीं, इसको जब तू फाइनल सॉल्व करेगा, इसको जब तू फाइनल सॉल्व करके जब तू अपना उसमें पॉइंटों में कुछ आंसर निकाल के लेके आएगा तो तीनों वैल्यू सेम आनी है। तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब वो तुझे सब कुछ आना चाहिए कि वो किस फॉर्म का आंसर देगा। अब जैसे ये है, इसको तू कन्वर्ट करके ये ला सकता है। कह रहे हो सर ये कैसे ला सकते हो आप, देख लो सेम ही बात है। कैसे? देखो, ये थोड़ा मैंने ये क्यों नहीं, अब आप क्या सोच रहे होंगे सर ये फिर ये क्यों नहीं आ रहा? अरे ये मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, 37 दूनी यानी कि मैं 74 की वैल्यू, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो अब इसका कन्वर्जन कैसे है सर वो बता दो, कर लो भाई कन्वर्जन। ये जो वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है बच्चे 2 माइनस √3/4। अगर आप ध्यान से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये आपको फिर आना चाहिए, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री करी होगी उसको ये सब चीज़ें चेंज वेंज करनी आती होगी। यानी कि 3 + 1 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2। तो अगर आप इसको देखो तो ये क्या आएगा, 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन लेके काट दो, तो फाइनल क्या आ जाएगा 2/√3। आएगा नहीं आएगा भाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, नीचे कट जाएगा तो 2 माइनस √3। क्या यही आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो क्या मैं इसकी जगह से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, अंडर √3 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 4। भाई 4 तो पहले से ही है, ये 4 तो पहले से ही है, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो यही तो लिखा, ये वाली चीज। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो, स्क्वायर से तो ये काट दो, तो ये कितना बना, √3 माइनस 1/√8, और इसको क्या लिखा जा सकता है, √3 माइनस 1/2√2। देखना मैच हो रहा है आंसर, नहीं मैच हो रहा है, सेम ही तो है। तो आपने ये जो एग्जैक्ट यूज किया था, यहाँ तो चलो मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया, लेकिन अप्रोक्सीमेशन करके भी आंसर जो इसका आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेटली बराबर ही आने वाला है। क्लियर है? तो अगर आपने ये निकाला तो यही है। देखो आपने a + b लगाया, या आपने मैंने हाफ एंगल वाला लगा लिया, इसको कन्वर्ट करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कन्वर्जन मैंने आपको सिखाई दिया। तो डरने वाली बात नहीं है, आपको जो दिमाग में आए, जो फॉर्मूला दिमाग में आ जाए, ये सब कुछ इतना सिखाने का मतलब यही है कि आपके जो फॉर्मूला दिमाग में आए तुरंत अपना आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मान लो मेरे से पूछ लिया गया, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सवाल आ गया, लेट्स सपोज बेसिक मैथ में, तो बेसिक मैथ का पेपर तो ऐसा ही आपका बनेगा जहां भी आप पढ़ रहे हो। साइन 15 पूछ लिया, अब बच्चे के दिमाग में, एक के दिमाग में आ गया 45 - 30,
ए माइनस भी लगा लूंगा सर। चलो, एक बच्चे के दिमाग में आ गया ये तो सर 30 भी होता है, तो हाफ एंगल वाला भी लग जाएगा। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह सही हैं। एक बच्चा कहेगा सर एक काम कर लेता हूँ, इसको निकालने के लिए मैं ये यूज कर लूँ। तो वो कहेगा sin 30 और 2 sin 15 और cos 15, वो ये लिखेगा। अब जैसे ही वो ये लिखेगा एक बच्चा, तो तुरंत फंस जाएगा। अब उसके दिमाग में आएगा सर sin 15 निकालना था, ये और एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से नहीं बढ़ सकता, तो वो तुरंत कट लगाएगा। कोई बात नहीं, तुरंत कट लगाएगा। अब वो सोचेगा फिर कैसे निकालूं, वो फिर यहाँ आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो फिर कहाँ आएगा? फिर यहाँ आएगा। लेकिन अब वो फिर अगर उसे हाफ एंगल से ही करना है, तो वो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। वो सोचेगा अच्छा, अगर मैं कोस 2 थीटा वाले में साइन, कोस और साइन अलग अलग होता है, तो अगर मैं cos 30 ले लूं, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 sin² 15। यहाँ से बात बन जाएगी। अब ये तो नॉन हो गया, ये अननोन निकालना ही था, तो आंसर आसान हो जाएगा। तो एक बच्चा यहाँ से निकाल लेगा। दूसरा बच्चा ये, वो तो भिड़ते ही सीधा करना शुरू कर देगा। तो वो क्या करेगा, sin 45 - 30, ये होता है sin 45, sin A cos B, सेम साइन रहना है, माइनस cos A sin B। तो वो तो क्या करने वाला है, 1/, ये कितना होगा जी, √3/2। तो ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, अब देखो, ये हो जाएगा जी 1/√2, √3/2, 1/√2, 1/2। तो ये हो जाएगा जी √3 - 1/2√2। सिमिलरली जो यहाँ से आंसर निकालेगा, वो भी इसी चीज पे लैंड करेगा। √3/2 इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin² 15। तो ये जी तुम्हारा कितना आ जाएगा, रूट sin 15 will be equals to 1 - √3/2 इंटू 1/2 का अंडर रूट। अब सेम वो पिछले वाला सवाल ही बन गया, सेम कन्वर्ट करके आप फिर लेके आ सकते हो। इसको कन्वर्ट करके ये आप ला सकते हो, पिछले सवाल में सिखाया ही था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हाफ एंगल वाले पर आपको सोचना आना चाहिए। आप जब फॉर्मूले लिखोगे, देखो अब मैं कह रहा था ना, आपको फॉर्मूले खुद याद आ जाएंगे। sin 30 आपने लिखा, आपको पता चल गया ये नहीं लगने वाला। cos थीटा का फॉर्मूला लिख सोचा आपने, cos थीटा, अच्छा ठीक है भाई, तो 2 cos² θ/2 - 1, तो ये तो निकालना ही नहीं है। cos 15 थोड़ी ना निकालना है, sin 15 निकालना है। और इसमें भी cos² θ/2 - sin²θ/2, ये तो आ गया 15। लेकिन ये cos 15 तो ये जरूरत ही नहीं है, तो ये नहीं लगाएंगे। तो ऐसे आप हर फॉर्मूला जब लिखोगे, तो विद प्रैक्टिस ही आपको फिर याद होना शुरू हो जाएगा। आपको तुरंत दिमाग आपका फास्ट सोचना शुरू कर देगा कि अच्छा ये नहीं, ये लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे हाफ एंगल या फॉर्मूला कैसे आपको लगाना है, कैसे आपको सोचना है बच्चे। अब हम थोड़ा एक और, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लो आपसे पूछ लिया 5 sin 100 cos 27 प्लस sin 27 cos 100, इसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, ठीक है सर बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये ए है, ये बी है, ये तुम्हारा हो गया cos A, sin B बन गया। यानी कि ये बन गया sin A + B, सेम साइन। तो ये बन गया 5 sin 127। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब 127, तो सीधी सी बात है, ये कितना आएगा आपका, 127 अगर आप कर रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका 5 sin 180 - 53। अब 180 - 53 सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि साइन तो प्लस होता है। सो 5 × sin 4/5।
ठीक है जी, तो ये कट गया, 4 विल बी योर आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा हो कि आपको क्या समझाना की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं, हम एंगल अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये क्या कहता है, थोड़ा इसको भी देख लो। ये कहता है कि इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल है यानी कि लेस देन 5 डिग्री। ये कहाँ कहाँ आपने यूज किया होगा, जैसे आपने रे ऑप्टिक्स में यूज किया होगा ये वाली चीज, रेज आई, ऐसे आई, फोकस पे चली गई, ठीक है। फिर आपने ये किया होगा, ये मिरर होगा, ऐसे आई ऐसे चली गई, ये कहाँ से, फोकस से। ये सब आप, ये जो सेंटर से पास करके एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो जो भी जितना भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ये सब पैराएक्सियल रेज होती हैं। पैराएक्सियल रेज वो होती हैं जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 5 डिग्री यानी कि बहुत कम हो, स्मॉल हो, तब वो सारी फिजिक्स आप यूज कर रहे हो। तो अब आप प्रॉपर फिजिक्स पढ़ेंगे कि चल क्या रहा है। तो एंगल अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह आप पूरे 2 साल आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा, cos theta approximately 1 and tan theta is equals to theta। अब जैसे सवाल आ गया आपके पास, ये आप वैल्यू बताओ साइन 1 डिग्री की, आप वैल्यू बताओ साइन 2 डिग्री, कोस 2 डिग्री की, तो निकाल दो वैल्यू, क्या दिक्कत है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1 डिग्री, ये आ गया तुम्हारा 2 डिग्री इंटू 1। अब रेडियन में अगर बताना है तो पाई बाई 180 की मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। इधर कितना आया, 2 इंटू पाई बाई 180। जिसमें भी आंसर दे रखा हो उसमें यूज कर लो, टिक कर लो। जैसे कि सवाल आ गया आपको, मैं लिखता हूँ। अब थोड़ा लैंग्वेज का सवाल, थोड़ा फिजिक्स वगैरह मिक्स करके ऐसे, मतलब मैथ्स का ही सवाल है एक तरह से, पर थोड़ा सा जैसे कि हमें दे दिया कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है, कैन सी एन ऑब्जेक्ट, कैन सी एन ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल, मेकिंग an angle 1.8 degree at the eye, ठीक है जी। what is the approximate height of object, what is the approximate height of object, height of object, ठीक है जी, placed at a distance 1 meter from eye। ऐसे करके कुछ सवाल है, यानी कि सवाल आपसे जो कहा गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी यहाँ, ये आई इसको देख रही है, ठीक है जी। अब ये इस आई पे जो एंगल बना रहा है आपका, ये कह रहा है ये एंगल 1.8 डिग्री है, और आपको ये हाइट निकालनी है, ये आपको 1 मीटर गिवन है। तो आप क्या करोगे, आपको तो मैथ्स पता है छोटा सा, कि जी tan 1.8 डिग्री विल बी इक्वल्स टू h बाई 1, यही करोगे। अब h विल बी इक्वल्स टू, आंसर आ गया आपका 1.8 डिग्री। अब ये तो आप सॉल्व कैसे करोगे, अब एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, यानी कि h विल बी इक्वल्स टू 1.8 डिग्री। अब ये आ गया, अब ये तो हाइट तो निकल गई आपको, अब डिग्री को आप कन्वर्ट भी तो करोगे। तो ये कैसे करोगे आप, कन्वर्जन के साथ आप लिखोगे पाई बाई 180। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका पाई बाई 100 मीटर। क्लियर है जी। आप कैसे निकालोगे हाइट, h बाई 1 मीटर, तो ये क्या था, इंटू 1, ये चला गया। अब ये मीटर है, ठीक है, तो आपको अब एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। 1.8 डिग्री, डिग्री नहीं रख सकते आप, एसआई यूनिट, उसमें आप रेडियन लेते हो,
तो रेडियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपको रेडियन में, क्योंकि एसआई यूनिट के अंदर जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे ये जो वैल्यू हम रख रहे हैं तो ये रेडियन में ही ये वाली पाई/180 आपको ये कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, कन्वर्जन वगैरह भी हल्का सा सीख लिया। अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है इसका, रेंज की बात कर लेते हैं। बहुत आपको परेशान करेगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसकी बात करेंगे हम। रेंज की बात करेंगे। रेंज बोले तो साइन थीटा की रेंज जैसे होती है जी p/h, यानी कि -1 साइन, यानी कि किसके बीच में वैल्यू होगी, +-1। कॉस थीटा क्या होता है जी b/h, इसकी भी -1 से 1 के बीच में। और जो हमारा टेन थीटा होता है, ये बड़ी मजेदार बात है, इसकी वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, यानी कि जो आप टेन आप ये पढ़ते हो ना, 1090 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो इज इक्वल्स टू नहीं होता, वो टेंस टू, अगर 10 की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो टेंस टू इन्फिनिटी होगी, समझ रहे हो ना, टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो थीटा की वैल्यू 90 होगी। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है, ठीक है ना, इसलिए देखो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। क्लियर है? तो ये एक तो ये छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है आपको हमेशा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात सीधा, जैसे मान लो हमें दे दिया a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक है जी, और हमें y इज इक्वल टू, यानी कि y की वैल्यू ये है, और हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछनी है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो y की होगी लेस देन इक्वल टू, ये जो लाई करेगा वो -√a² प्लस b² से लेके +√a² + b² तक। ये ऑलरेडी सॉल्व है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब दूसरी बात आ गई, इसको फॉर्म में लिखना कैसे। जैसे लेट्स सपोज आप लिखना चाहते हो इसको साइन थीटा, आप किसी फॉर्म में लिखना चाहते हो, जैसे मेरे कहने का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू जी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये है। आप इसको किसी ऐसी फॉर्म में लिखना चाहते हो कि साइन थीटा प्लस a साइन थीटा प्लस अल्फा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, कोई बात नहीं। कन्वर्जन के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करो, आप ऐसे कर लो, a साइन थीटा जिसमें भी कन्वर्ट करना हो b कॉस थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस a कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। भाई a प्लस भी लगा लिया ना, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ठीक है। अब दूसरी बात, कंपेयर कर लो। क्या कर लो, आप कंपेयर कर लो। थीटा तो नॉन है ही, जो भी है, आप क्या कंपेयर करोगे, देखो जी, साइन थीटा, यानी कि a कोस अल्फा विल बी इक्वल्स टू a, यानी कि एक तो आ गया a कोस अल्फा विल बी इक्वल्स टू a, दूसरा आ गया a साइन अल्फा इज इक्वल्स टू तुम्हारा b, ये आ गया ना, a साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b के बराबर, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया। ऑन कंपेयरिंग, देखना अब आप कितना बढ़िया चीज आएगा। अब आप इसको लिख लो, आप इसको क्या लिख लो,
मैं आपको ये भी बताऊंगा, अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो अब आप देखना, बढ़िया, आपको अच्छा लगेगा। ये इक्वेशन दोनों तरफ का स्क्वायर करके ऐड कर लो। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी, स्क्वायर करके ऐड कर लिया। कॉमन ले लो, तो यहाँ से आगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। फिर मैं कहूँगा यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 होती है बेटा। आप कहोगे हाँ, तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है। अब देखो, आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, लिख लिया। तो आप कहोगे हाँ सर, तो क्या ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया, मतलब ए साइन थीटा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू कहाँ ऑक्सीलेट करती है, साइन थीटा की वैल्यू तो -1 से +1 ऑक्सीलेट करती है। तो इसकी वैल्यू कहाँ ऑक्सीलेट करेगी, -1 टू +1। यानी कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कहाँ ऑक्सीलेट करेगी, -a से +a में मल्टीप्लाई कर दोगे ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम ये -1 टू 1 ऑक्सीलेट करेगा ना। तो अब ये अगर पूरा फंक्शन तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, -a2 + a। और a क्या है तुम्हारा, ये, इसीलिए ये लिखा गया है। आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा, पूरा प्रॉपर मैथ्स जो मैंने करके बताया वो आपको समझ में आया होगा। तब आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको मान लो ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो आप 10 अल्फा लिख सकते हो b/a। अब ये ना रटने की ज़रूरत है, बहुत बच्चे इसको रटते हैं कि ऐसे रट लो, a/b b/a। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सवाल पे पहुंचो। देखो कितना आसान है, जो चीज़ पहले पढ़ रखी है तो वापस प्रेशर क्यों बनाना अपने दिमाग पे। भाई इंसान है, ऊपर वाले ने ऊपर बुद्धि दी है, इसीलिए कि सबसे पहले उसी का इस्तेमाल किया जाए। तो ये हो गया आपका, जैसे 3 sin थीटा मान लो +4 cos थीटा, ये है मान लो आपके पास। और मुझे इसे इसे आपसे पूछ लिया गया कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, साइन थीटा प्लस अल्फा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। यानी कि अल्टीमेटली मुझे अल्फा का पता होना चाहिए। कुल मिलाकर वो ये कहना चाहता है। तो ए तो मेरा पता चल गया क्या है जी, और पता भी ना चला हो कोई बात नहीं, जिस भी फॉर्म में सवाल में पूछ रखा हो आप उसको ओपन कर लो। छोड़ो चलो, सारी बातें छोड़ो। साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूले तो बेसिक है, वो तो याद रखना ही है। कॉस थीटा साइन एल, छोड़ो चलो। आप कहो कि मैं तो कुछ नहीं याद रख रहा हूँ, बाहर में जाए। अब आप कंपेयर कर लो, तो ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो। यानी कि ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3 और ए साइन अल्फा इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25, ए विल बी इक्वल्स टू 5। ए भी आ गया। अब अल्फा किसी को किसी से भी डिवाइड कर लो, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 4/3, यानी कि अल्फा विल बी इक्वल्स टू 53 डिग्री। आंसर लिख दो, एक लाइन में आंसर आएगा। 5 sin थीटा बोले तो थीटा प्लस अल्फा यानी कि 53 डिग्री। तुरंत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलो जी। जैसे कि मान लिया आपसे पूछ लिया, सवाल आ गया मान लो। अब देखो प्रॉपर मैं सवाल लिख रहा हूँ। आपसे तो कह दिया कि 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा विल बी इक्वल्स टू a sin थीटा +5। अब आपसे पूछ लिया देन a एंड फाई आर, पहला 25 sin−7/25। दूसरा पूछ लिया आपसे 25 cos−24/25। थर्ड 25 tan−24/7 फॉर ऑल ऑफ दीज। अब ये आते ही है ना, बच्चा डर जाता है कि सर ये साइन इनवर्स कैसे निकालूंगा, मैं ये कैसे निकालूंगा। अरे भाड़ में जाए, तेरे को जो सिखाया तो वो लिख। सिंपल, साइन थीटा 24 cos थीटा विल बी इक्वल्स टू a sin थीटा cos 5 + 8 cos 5
साइन थीटा कंपेयर कर। साइन थीटा कहाँ है तुम्हारा, ये रहा, यार साइन थीटा ये रहा, यानी कि ए कोस फाइव इज इक्वल टू 7। दूसरा ए साइन थीटा, ए, दोनों साइन थीटा कैसे लिख दिया मैंने, ए कोस थीटा साइन फाइव, ये हो गया जी। 7 साइन थीटा 7, हाँ आप करो ना कंपेयर। तो साइन थीटा ए कोस फाइव इज इक्वल टू 7, ये आ गया जी। साइन थीटा इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, ए कॉस फाइव इज इक्वल टू 7। अगले के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो, कॉस थीटा ठीक है, ए साइन फाइव इज इक्वल टू 24, यानी कि ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधा ही मुझे पता चल रहा है कि जी ये मेरा आ जाएगा 25, और इसमें तो कोई भी वैसी बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि 25 तो गिवन नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से मुझे पता है 10 फाइव मेरा कितना आ जाएगा जी, 24/7। तो 10 फाइव आ जाएगा जी 24, यानी कि फाइव विल भी आ जाएगा 10 इनवर्स 24/7। तो ये ऑप्शन तो मेरा करेक्ट हो गया। अब क्या पता ये भी वैलिड हो और ये भी वैलिड हो, तो एक बार चेक कर लो कौन सी हाथी घोड़े जोड़ रहे हैं। फाइव बनाओ, तो फाइव क्या हो जाएगा तुम्हारा 24/7, ये 25 आएगा, यानी कि साइन फाइव कितना बनेगा जी आपका 24/25, यानी कि फाइव क्या बनेगा साइन इनवर्स 24/25। ये आंसर क्या ये दे रखा है, साइन इनवर्स कितना दे रखा है 7/5, गलत बात है। और कॉस क्या बनेगा 7/25, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस 7/25। तो ये देखो ये मिक्स कर रखा है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अगर ये होता कोस इनवर्स और ये होता साइन इनवर्स तो ठीक है, ऑल ऑफ दीज होता। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये वाला। तो आपको कोई चीज याद ही नहीं रखनी है भाई, सिंपल ये लिख लो, कंपेयर कर लो, कंपेयर करके आपको पता है ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ए निकल गया। दोनों को डिवाइड कर दो, 10 फाइव सीधा आ जाएगा 24/7। फिर ये बना लो, कुछ भी निकाल लो, 10 निकाल लो, कोस निकाल लो, साइन निकाल लो, बला बला जो तुम्हारा दिल करे वो निकाल लो। अब जैसे आपको पूछ लिया गया, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। आपसे पूछ लिया गया कि y इज इक्वल टू 4 - 2 cos थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, देखो जी ये तो 4 का 4 ही रहेगा, इसकी तो क्या मैक्सिमम 2 cos थीटा, -1 से +1, तो 2 - 1, एक बार तो ये रख लो, एक बार +1, तो ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया जी 2। तो ये तुम्हारी मिनिमम वैल्यू आ गई भाई की फंक्शन की, और ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 to 1 होती है, यानी कि ये लोअर और ये मैक्सिमम इतना यहाँ ऑक्सीलेट करता है। तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है 6 2 वाला, और टिक करके आगे निकल जाना है। अगला सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल। हर हर तरह का मैंने सवाल इसमें टैकल किया है, हर तरह का सवाल कोशिश करिए कि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। जैसे कि आपको मान लो y इज इक्वल टू दे दिया -5 sin थीटा +12 cos थीटा, आपसे ये कह दिया, और y मैक्सिमम और y मिनिमम की वैल्यू पूछ ली, y मैक्स पूछ लिया, y मिनिमम पूछ लिया। तो आप बता सकते हो आराम से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 13। तो मैक्सिमम तो +13 और मिनिमम -13, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल। आपको किसी फॉर्म में लिखना है, लेट्स सपोज आपको लिखना है a sin थीटा प्लस अल्फा, सर मैं ऐसे लिखना चाहती हूँ, लिख लो, कंपेयर कर लो। a की वैल्यू तो पता ही है 13 आने ही वाली है, लेकिन आप इसको कंपेयर कर लो, a sin थीटा cos अल्फा प्लस a cos थीटा sin अल्फा, कंपेयर करो। देखो sin थीटा यानी कि a cos अल्फा इज इक्वल टू -5, और a cos अल्फा, क्या लिख रहा हूं मैं भी,
-5 और a sin अल्फा इज इक्वल्स टू बच्चे 12। ठीक है, अब a तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो a तो आपके पास आ ही गया, 13 आ गया जी। चलो वो तो अलग है, 10 फाई निकाल लो सीधा, सॉरी 10 अल्फा, फाई कह रहा हूँ, तो हर बार हम फाई यूज कर रहे थे, तो -12/5। तो सीधा तो वैल्यू आएगी नहीं, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जी 10 इनवर्स -12/5, जो भी होगा ये आपका आंसर है। सिंपल, अब ये निकाल नहीं सकते तो सीधा रख दो ऐसे ही। तो इस तरीके के आप कोई भी कन्वर्जन या कोई भी चीज़, आपको ये सारी बातें ट्रिग्नोमेट्री की जितनी हम 2 साल बाद यूज़ करेंगे वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ जब आपका ये आया तो आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप 1.8 मीटर आंसर नहीं लिख सकते। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि एसआई सिस्टम में आप चलेंगे और एसआई के अंदर हम रेडियन की बात करते हैं। ठीक है जी? तो अब आगे की कहानी हम ज्योमेट्री वगैरह लेक्चर 3 में स्टार्ट करेंगे। जो लाइन ऑफ इक्वेशंस वगैरह मैं आपको सिखाऊँगा, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, फिर लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़िए, मुस्कुराइए।